कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कंटेंट को एक बार खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे क्या A प्लस बी क्या हो गया, एरो सी। जैसे A प्लस बी एरो सी कर रहे हैं तो इसका मतलब कि 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब कि कोई इक्वेशन ये कार्बन को लिए बर्न की तो कार्बन ऑक्सीजन चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। हाइड्रोजन बर्न कीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंटेंट वो भी आपको बर्न होकर H2O बनेगा। तो दो ऑब्जेक्ट मिलके सिंगल एक ऑब्जेक्ट के रूप में कंपाउंड के रूप में बदल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रूप में उसे जाना जाता है। सेकेंड देखेंगे कि अगर सिंगल है, मानिए कोई ऑब्जेक्ट 5 है, उसी को तोड़ के आप 2 और 3 कर रहे हैं, 1 और 4 कर रहे हैं, तो ठीक वैसे ही ए एरो क्या कर रहा है, बी प्लस सी। अब इसमें क्या है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो अलग अलग खंडों में बढ़ जाती है, वैसे सिंगल कंटेंट को लिया जाता है और वो टूट करके, जैसे आपको ग्लूकोज के कंटेंट को बनाएंगे, उसको अगर डिकम्पोज किया जाता है तो आपको अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन के कंटेंट बनते हैं। इसके बाद क्या है, सिंगल है। अब यहाँ पे देखिए Ax प्लस बी एरो क्या है, A प्लस Bx। तो यहाँ पे देखेंगे कि X जो कंटेंट है वो उठ करके कहाँ पे चला गया, B एलिमेंट पे चला गया। तो इसे क्या कहा जाता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में जाना जाता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तरह सेकेंड का भी बताया जाता है कि Ax प्लस By कर दिया जाए, Ax प्लस By किया जाए। इसका एक अच्छा सा उदाहरण आप देखेंगे, फेरिक को कॉपर सल्फेट के लिक्विड में डाला जाता है, फेरिक को कॉपर सल्फेट के लिक्विड में डाला जाता है, तो फेरिक कॉपर की जगह पे चला जाएगा और कॉपर रिलीज हो जाएगा, तो फेरिक सल्फेट बन जाएगा और वहाँ पे कॉपर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से Ax प्लस By किया जाएगा तो क्या होगा, Ay प्लस Bx, माने A का X जो है वो चेंज होकर Y आ जाएगा और B का Y चेंज होकर के क्या हो गया, X हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में। अब आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन की क्रिया जो होती है, जिस तत्व से ऑक्सीजन जाके मिल जाए, जिस तत्व से ऑक्सीजन जाके मिल जाए या जिस तत्व से हाइड्रोजन अलग हो जाए, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोले, जिससे ऑक्सीजन जाके मिल जाए या हाइड्रोजन अलग हो जाए उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी का अपोजिट कहेंगे तो रिडक्शन की माने क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे AO है तो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन इससे अलग हो रहा है, तो क्या हो गया, रिडक्शन। और बी में देखिएगा कि ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में दो क्रियाएं हो रही है, एक हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरा हो गया रिडक्शन। जब दोनों क्रियाएं एक साथ होती है तो उसे कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। कंप्लीट हुए यहाँ तक अच्छे से? यस। इसी का दो और चीजें बताना है कि ऑक्सीकरण जो है वो कितने भागों में बनते हैं। तो ऑक्सीकरण 2 भागों में बनते हैं। थोड़ा सा बस ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। करण की क्रियाएं दोनों चीजों से होती है, माने ऑब्जेक्ट के साथ भी होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ इसे हम अरेंज करें तो इसका रूप अलग होगा, और जब आप क्या कहें ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम इसे करते हैं तो इसका रूप अलग होगा, और मेटल के साथ करते हैं तो इसका रूप अलग होगा। जैसे इसके दोनों रूपों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण के 2 खंड बनते हैं। ऑक्सीकरण को अगर हम फ्लो चार्ट के कंटेंट से देखें तो इसे 2 खंडों में बांटा गया है। तो सबसे पहले कंटेंट को क्या कहा गया है यहाँ पे, क्लोजन। क्लोजन क्यों कहें, क्लोजन मेटल के साथ हो सकता है। क्लोजन किसके साथ होगा, मेटल के साथ होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, क्लोजन की क्रिया। और दूसरे नंबर पे इसी को अगर हम कोई ऑब्जेक्ट के साथ करना, जैसे कार्बनिक तत्व के साथ जो भोजन के तत्व होते हैं उनके साथ अगर देखा जाएगा तो इसी की क्रिया को क्या कहा जाएगा, रेंसिडिटी कहा जाएगा। अब क्लोजन की क्रियाएं जो होती है मुख्य रूप से 3 चीजों में पढ़ा जाता है। एक होता है फेरिक के साथ किया जाता है, दूसरा कॉपर के साथ किया जाता है और तीसरा सिल्वर के साथ किया जाता है। ये 3 तत्वों के साथ इसकी क्रियाएं दर्शाई जाती है। तो फेरिक के साथ करने पे ये रस्ट बनाता है, माने जंग बनाएगा। और जंग किसके कारण बनता है, ऑक्सीजन और वाटर के कारण बनता है। ये किन फैक्टर के कारण बनाते हैं, तो ये मुख्य रूप से ऑक्सीजन और वाटर और प्लस में टेम्परेचर भी होता है। ये 3 चीजें मिलेंगे तो फेरिक से ये जंग का निर्माण कर देगा। कॉपर का जब जिक्र आता है तो कॉपर जो है सो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये बनाएगा। इसका रेडिश ब्राउन होगा, कलर जो होगा इसका रेडिश ब्राउन हो जाएगा, जबकि कॉपर का जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन होगा तो इसका रंग ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और Ag जब सिल्वर का जिक्र आता है तो सिल्वर जो है
तो सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा और इसका रंग ब्लैक हो जाएगा। यही क्रिया अब रेसिडिटी में आते हैं। तो रेसिडिटी के कंटेंट में बताया जाता है जो भोजन के तत्व हम करते हैं, तो भोजन के तत्व में ऑक्सीकृत होने के कारण, मान ऑक्सीडेशन होने के कारण वो भोजन के तत्व में टेस्ट और स्मेल दोनों बदल जाते हैं, माने उसमें खट्टापन आ जाएगा या उसके अजीब ढंग की गंध आ जाती है। तो रेंसिडिटी भोजन के तत्वों के लिए मुख्य रूप से इफेक्टेड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले किस चीज़ पे असर होता है, तो इसमें टेस्ट पे असर हो जाता है और क्या होता है, तो स्मेल पे। ये दो चीज़ों पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसे बदलने के लिए, इसे प्रोटेक्शन के लिए तीनों के अलग अलग कारक तत्व हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ फेरिक में देखे क्या, टेम्परेचर, ऑक्सीजन और H2O और रेडिश ब्राउन, ये इसके प्रॉपर्टी हो गया कि ये जंग लगने के कारण होते हैं। इसके कारण हर चीज़ें, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया को हर साल को रिबिल्ड करना पड़ता है, जहाज़ों को मैन्युफैक्चर जो भी किए जाते हैं उनको फिर से दोबारा से तैयार करना पड़ता है और बहुत सारे अरबों रुपए सरकारों की खर्च होते हैं। अब आता है कि इन सारी चीज़ों को अलग अलग रूप से कैसे देखा जाए या इसमें कैसे सुधार किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें से कोई भी तत्व को हटा दे। तो इसमें से क्या हटाना है, ऑक्सीजन को और H2O को। तो इन दोनों को हटाने के लिए देखेगा कि उस पर पॉलिश चढ़ा दिया जाता है या उसे पेंट कर दिया जाता है। तो पेंट करने से क्या होगा कि उसके ऊपर जो लगा हुआ तत्व होगा, माने उस पर लगने वाले टेम्परेचर तो कॉमन है, टेम्परेचर सब जगह मेंटेन करेगा, लेकिन ऑक्सीजन से संपर्क टूटने के कारण और पानी से संपर्क टूटने के कारण जंग लगने की प्रवृत्ति की गति धीमी हो जाएगी। ठीक है, आजकल देखिएगा सरिया चलता है जिसमें लिखा रहता है जंग रोधक। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऐसे प्रोसेस किए गए हैं जिसके कारण उसमें जंग न लगे। यहाँ तक कि सीमेंट भी आ जाता है, जंग रोधक सीमेंट। ये कंटेंट बताते हैं कि वो ऑक्सीजन और पानी से उसे बचाने का प्रोसेस है उसमें, यानी वो इतना जल्दी जम जाएगा कि पानी उसके अंदर न जा सके और वो इतनी जटिल माने उसके कंपाउंड या लिक्विड फॉर्म कुछ इस तरीके से बने होंगे तो वो कंटेंट को उसमें और पानी को अंदर ना जाने दें। जब ऑक्सीजन और H2O ये दोनों नहीं जाएंगे तो जंग कैसे लगेगा, सिंपल लॉजिक है। तो इसके बाद आता है कॉपर में। तो कॉपर में मुख्य रूप से देखिएगा, कॉपर के जो भी बर्तन होते हैं उसमें पानी या कोई भी न कोई रूप में यूज होते रहता है। अब वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ही है, तो उसमें जगह जगह पे स्पॉट्स जैसे धब्बे जैसे हरे हरे रंग का लग जाता है। वो हरे रंग के धब्बे किसके कारण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। तो कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके उसका हरे रंग का स्पॉट्स जैसे उस पर बने होते हैं। उनको हटाने के लिए आप एसिडिक ऑब्जेक्ट का यूज करें, वो हट जाएगा खट्टे चीज़ों से। और ये खट्टे का मतलब कि नींबू के रस या ऐसी चीज़ों से इस्तेमाल किए जाते हैं। कहीं कहीं पीतल या इस सब के बर्तन जहाँ पे स्पेशल होते हैं, बनाने की क्रियाएँ होती है वो सब, तो वो कुछ केमिकल यूज करते हैं जिसके कारण इसको हटाया जा सके। उसके बाद आता है सिल्वर। सिल्वर जनरली देखिएगा कि कोई भी गोल्ड स्मिथ के यहाँ से आप खरीदते हैं या उसे लेते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आपको सिल्वर जो लिया जाता है, या पायल हो या जो भी चांदी के ऑब्जेक्ट हो, तो काफ़ी चमकता हुआ सा दिखाई देता है। लेकिन उसी चीज़ को एक प्लास्टिक बैग में अगर उसे डाल के दिया जाता है और उसमें कोई पन्नी ना चढ़ाया जाए तो वो उसमें रखे रखे ही काला हो जाएगा, क्योंकि उसे जिस गोंद से चिपकाया जाता है उसमें कुछ अंश तक सल्फर मौजूद होते हैं, एक अजीब सी गंध होती है और इसके कारण वो सिल्वर बिना पहने हुए ही काला हो जाएगा। जबकि यूज़ तो नहीं किया गया, बैग नहीं रखा हुआ है, फिर काला क्यों हुआ? तो उसका रीजन क्या है कि कभी भी देखेंगे सिल्वर जब भी ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं तो उसको एक प्लास्टिक के पन्नी में पहले बंद कर दिया जाता है, उसके बाद किसी बैग में रख के आपको दिया जाएगा। तो सिल्वर कंटेंट जो है केवल सल्फर की आवश्यकता है, उसको सल्फर फिर वायुमंडल के कंटेंट से उपलब्ध हो जाएंगे और इसका रंग क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो दो रूप देखें इसमें कि कैसे किसका रंग बदलता है और ये एग्जाम कंटेंट में आते रहते हैं। अब आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी कई सारे कारण आपको बताए जाते हैं जो लिविंग दिनचर्या जीवन के क्रम में हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं। तो रेंसिडिटी में जो भोजन के तत्व गर्मी के समय में टेम्परेचर तो कॉमन है, मिल जाएगा। जब टेम्परेचर मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा तो भोजन के तत्व को वो डिकम्पोज करने का काम करेगा, मैंने सराहने गलाने का काम करेगा। जैसे कॉम्बिनेशन का सबसे पहला इक्वेशन वही बताया गया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि उसके कलर में चेंजिंग आ सकता है, टेस्ट में चेंजिंग आ सकता है, स्मेल में चेंजिंग आ सकता है। ये तीनों चीज़ें उसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इससे है कि कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो आप सिंपल सी बात है कि इसमें क्या है, कौन कौन से फैक्टर थे, ऑक्सीजन था और क्या था, टेम्परेचर था। तो अगर आप ऑक्सीजन और टेम्परेचर दोनों को कंटेन करें तो आराम से इसे हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाइएगा,
सबसे पहले कि ऑक्सीजन हटाने के लिए डिब्बा बंद चीज़ों का इस्तेमाल करें, भोजन की चीज़ों को ढकते रखें, ऑक्सीजन का संपर्क टूटेगा, क्योंकि भोजन जब गर्म होगा तो स्वाभाविक उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, ढक्कन अगर लगा हुआ है तो ऑक्सीजन ऊपर से आ ही नहीं पाएगा, इसलिए ऑक्सीजन कंटेंट आपको प्रोटेक्ट कर देगा। दूसरा नंबर पे आता है टेम्परेचर। आप याद करेंगे कि हर घर में रेफ्रिजरेटर लगभग यूज करते हैं, तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, टेम्परेचर को माइनस में ले जाएगा, तो माइनस में ले जाने के कारण भोजन के तत्व लंबे समय तक रहेंगे। दूसरा कि उसका जो गेट होगा, जो फ्रिज का लॉक होता है, वो ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि पूरी तरह सील पैक हो जाता है। इस प्रकार से ना ऑक्सीजन और टेम्परेचर के कारण भोजन के तत्व को लंबे समय तक के रखा जा सकता है। 2-3 और चीज़ें होती हैं जिसे अगर किसी चीज़ का, जैसे नमक की क्वांटिटी को बढ़ा दें, चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा दें, या तेल की क्वांटिटी को बढ़ा दें और ड्राई कर दें, 4 चीज़ें भी बताई गई, नमक, साल्ट, शुगर, ऑयल और ड्राई। ये 4 चीज़ें करके रेसिडिटी की क्रिया को कम किया जाता है। अब एक एक करके समझेंगे। नमक की क्वांटिटी को जब बढ़ा दी जाएगी तो उसके कारण क्या होगा कि वो चीज़ें लंबे समय तक के आपके पास रहेगी। जैसे लेमन से बने हुए पिकल जो होते हैं, अचार जो बनाए जाते हैं, उसमें नमक भी होता है और कुछ नहीं होता। तो नींबू के जो भी अचार के कंटेंट बनाएंगे उसमें नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण वो सड़ नहीं पाएगा, और इस प्रकार से रेसिडिटी की क्रिया को रोक देगा और लंबे समय तक। नमक का रखने में पानी छोड़ता है, पानी छोड़ेगा ही नहीं। पानी चूँकि वो आपको देखिएगा ऑस्मोसिस में, इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि कोई भी चीज़ की क्वांटिटी को लिक्विडफाइड जब है, अगर उसे गाढ़ा चीज़ में डालेंगे तो उसका लिक्विडफाइड क्या होगा, उसे रिलीज करेगा। नमक के अंदर में अगर आपको गाढ़ापन है, चूँकि एसिड है, रस है उसके अंदर, और बाहर की चीज़ में क्या है, नमक की क्वांटिटी आप मिलाएं, तो वो क्या करेगा, अंदर की एनर्जी को बाहर निकालने की क्रिया करेगा, जिसे डिफ्यूजन की क्रिया भी करती है। मटेरियल क्या हो गया, वहाँ से रिलीज करेगा। ये 3-4 खंडों में ऑस्मोसिस में पढ़ाया जाता है, आपको क्लास में, ठीक है। तो दूसरा रूप बताया क्या, चीनी के साथ भी किया जाता है। चीनी से देखिएगा लगभग मिठाई की दुकान में चीनी के ही प्रोडक्ट मिलते हैं और वो लंबे समय तक रह सकते हैं। 2 के बाद ये आप जैम या ये सब भी देखेंगे कि लंबे समय तक 6-6 महीने तक के रह जाते हैं, और वही फल को नॉर्मल रखेंगे तो सड़ जाएगा। तीसरी स्थिति में बताया गया था कि आपको फर्स्ट हो गया साल्ट, सेकेंड हो गया शुगर, थर्ड में बताया गया ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर डूबा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको ऑक्सीजन और टेम्परेचर के कंटेंट से थोड़ी सी जरूर सेफ हो जाएगा। तो ऑयल के कंटेंट में आप गौर करेंगे, मुख्य रूप से पिकल जो लगभग अचार मिलते हैं लगभग तेल में डाले हुए रहते हैं और वो लंबे समय तक आपको रह सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक कंटेंट के बारे में जानेंगे कि कॉपर के बर्तन में कभी भी पिकल्स नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। अचार या खट्टे चीज को कभी भी कॉपर के बर्तन में नहीं रखा जाता है, क्योंकि कॉपर के बर्तन में जब उसे रखेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा तत्व बनता है और वो हमारे शरीर में जाने के कारण उल्टी की टेंडेंसी और चक्कर आने की टेंडेंसी को बढ़ाकर मैंने एक प्रकार से वो पॉइजन का निर्माण करता है। इसलिए गौर करेंगे एसिडिक चीज़ों को कभी भी कॉपर के कंटेंट में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और लास्टली चीज़ क्या बताया गया, ड्राई यानी सूखा दे, उसके नमी को खत्म कर दे, तो वो चीज़ें भी लंबे समय तक के आपको रखते हैं। जैसे अनाजों को देखिएगा सुखा के रखा जाता है तो साल भर रहता है, और वही अगर नमी रह जाए तो वो अनाज सड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से रेसिडिटी के कारण भी सामान खराब होते हैं और क्लोजर के कारण भी वस्तुओं को खराब होते हैं। थैंक यू।